हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और आपका स्वागत करता हूं ऑप्टिक्स के नए वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का अगला और आखिरी हिस्सा। यहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस में लास्ट पार्ट पे बात करने वाले हैं। यहाँ इंटरफेरेंस के अंदर आप लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था और बहुत से फॉर्मूले से कैलकुलेट किए थे, आपको याद आ रहा होगा, राइट। क्या क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस निकाला था एन लैम्डा, वाई की वैल्यू एन डी लैम्डा बाई डी और उसका एंगुलर पोजीशन एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। डिस्ट्रक्टिव के लिए ये सारा कैलकुलेशन किया था। जो फ्रिंज विड्थ थी वो ये आई थी। आई मैक्स आई मीन की वैल्यू यंग डबल स्लिट में ये आती है, इन जनरल ये आती है, आपको याद होगा ये सब। अगर आप इन फॉर्मूले से देखें तो इन फॉर्मूले से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, आई मैक्स एक और चीज आई थी, क्या याद करो, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और आई मीन एक और चीज आई थी, क्या, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। तो भाई और बहनों, यहां पर क्या है कि ये सब फॉर्मूले से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मान लीजिए स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप दूरी बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, यानी फ्रिंज का सेपरेशन बढ़ जाएगा। अगर आपसे कहा ये दूरी बढ़ा दें हम स्लिट और स्क्रीन के बीच की, तो एंगुलर पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा जी, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर पोजीशन में कैपिटल डी आता ही नहीं है। तो जहां कैपिटल डी नहीं आ रहा वहां क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कैपिटल डी चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ेगा एंगुलर पोजीशन पे। ऑल राइट, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है भाई और बहनों, नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करना है जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें सबसे पहला डिस्कशन है आपसे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी हम चाहते हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है वो स्टेशनरी हो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों चाहते हैं सस्टेन्ड? ताकि हम ऑब्जर्वेशन कर सके, पढ़ाई कर सके, हम सही डायरेक्शन में जान सके कि इंटरफेरेंस में क्या क्या हो रहा है। तो आप चाहेंगे कि पैटर्न कांस्टेंट बने, पैटर्न स्टेशनरी बने। अगर आप पैटर्न स्टेशनरी या कांस्टेंट नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। कुछ शर्तें हैं, कुछ सिचुएशन है जहां पर फुलफिल होनी चाहिए, और उन शर्तों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। आप कहेंगे कि अगर मान लो मैं कांस्टेंट नहीं करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए ये दोनों सोर्स हैं और ये दोनों सोर्स यहां सुपर इंपोज कर रहे हैं। फेज डिफरेंस आया पाई का। भाई यहां का और यहां का फेज कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अभी पाई का है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई बदलाव हो गया तो यहां भी तो बदलाव देखने को मिलेगा, और जब यहां बदलाव देखने को मिलेगा तो अभी थोड़ी देर पहले यहां डार्क फ्रिंज बन रहा था तो पता चला ब्राइट बनने लगा या कुछ और बनने लगा। समस्या हो गई। अगर एक ही जगह पर इंटेंसिटी का वेरिएशन शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोहेरेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहली शर्त क्या निकल के आई भाई और बहनों, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। और दूसरा, द टू सोर्सेज मस्ट एमिट कॉन्टिन्यूअसली वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। देखो, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। और मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये दूसरा वाला और पांचवा वाला एक साथ बता दे रहा हूं, ठीक। यहां पर जब आप यूज करो तो ये वेवलेंथ आपकी सेम होनी चाहिए, राइट। और मोनोक्रोमैटिक लाइट हो, ये नहीं कि कई वेवलेंथ का मिक्सचर। उससे नुकसान क्या है समझिएगा, नुकसान समझिए। देखिए, अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लूं तो क्या आता है, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक। अगर मैं कई वेवलेंथ ले लूंगा तो एक पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज, मान लो पांचवा ब्राइट फ्रिंज, हर कलर की लाइट के लिए, हर वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग जगह पर बनेगा। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया,
और आपने यहां पर कोई कलर ले लिया, यहां पर कोई कलर ले लिया, तो पता चलेगा पांचवा किसी और का यहां बना, किसी और का यहां बना। यानी अगर आपने पांचवें ब्राइट फ्रिंज के लिए देखा तो पोजीशन अलग अलग आने वाली है, सेम नहीं आएगी। छठवें की अलग आएगी, सातवें की अलग आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने व्हाइट लाइट ले लिया, तो व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लैम्डाज। 7 लैम्डाज मतलब 7 वेवलेंथ का मिक्सचर होता है, 7 वेवलेंथ। विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का और सबसे कम वायलेट। तो क्या होगा, 7 पैटर्न बन जाएंगे। अब सातों पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, कलरफुल दिखेगा। पढ़ाई करना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। लेकिन आप जरा गौर करिएगा, अगर आप सेंट्रल ब्राइट की बात करेंगे तो चाहे वॉयलेट हो, इंडिगो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, येलो हो या रेड हो, सबका सेंट्रल ब्राइट यही बनेगा। तो विबग्योर यही बन जाएगा। विबग्योर का जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि सबके लिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए y बराबर क्या आने वाला है, 0। तो सबकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह बन जाएगी, क्योंकि y सेंट्रल ब्राइट के लिए चाहे कोई भी वेवलेंथ हो y इक्वल टू 0 होता है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह बनेगी। तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसी आएगी, वो व्हाइट आएगी। सब मिल गए ना, लेकिन बाकी जगहों पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अगर 7 पैटर्न ओवरलैप करते हुए पाए गए तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान है कि मुश्किल? ऑब्वियसली मुश्किल है। इसलिए आप जब यूज करते हो तो आप सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो। ठीक, मैंने 2 पॉइंट को एक में मिक्स किया है, आप देख लीजिए। द टू सोर्सेस एमिट कंटिन्यूअसली वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। और यहां लिखा है फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन अ फील्ड ऑफ व्यू द सोर्सेस शुड बी नैरो एंड मोनोक्रोमैटिक। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड एज अ पैरेंट सोर्स देन 7 पैटर्न्स आर फॉर्म्ड which overlap on each other, that is fringes will be colored and unequal width but center bright fringe will be white। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, फ्रिंज दूर दूर होंगी तब पढ़ना आसान होगा या पास पास होंगी तब? बेकार सा सवाल है। जब दूर दूर होंगी भैया, यानी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगा पढ़ाई करना उतना आसान होगा। फ्रिंज विड्थ बढ़ाने का तरीका कैपिटल डी बढ़ा दो। अरे भैया कैपिटल डी क्या मतलब है? स्लिट लगा दे कहीं और स्क्रीन लगा दे कहीं और, तो पॉसिबल नहीं कि इंटरफेरेंस हो रहा। बहुत दूर नहीं कर सकते, एक हद है उसकी। लैम्डा भी एक हद से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते वरना हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा। एक ही तरीका है कि दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन कम रखिए, और अगर आप स्लिट के बीच का सेपरेशन भाई और बहनों कम रखेंगे, इसके कम रखने की वजह से बीटा बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा सेपरेशन रहे, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, तो आपके लिए जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखिए, यहां पर ये बात लिखी हुई है, एक और शर्त बच्ची को बताते हैं। द सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सेट शुड बी स्मॉल फॉर वाइडर फ्रिंज। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी और ब्राइट फ्रिंज बनेगी, राइट? अब जो 2 सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं उसी के इंटेंसिटी के हिसाब से मामला होगा। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम निकली तो डार्क वाले की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 0। डार्क वाले की 0 और ब्राइट वाले की क्या आई थी? 4I0। डार्क वाली 0 होने का मतलब ब्लैक हो जाना। देखिए, डार्क का मतलब ब्लैक नहीं होता है, कंफ्यूजन दूर करिए अपना। डार्क का मतलब लो इंटेंसिटी। डार्क डज नॉट मीन्स ब्लैक। हां, ब्लैक भी डार्क होता है। शब्दों का खेल है, शब्द को समझिएगा। अगर ब्राइट फ्रिंज एकदम ब्राइट बने और डार्क एकदम काली बन जाए तो एक बेहतर कंट्रास्ट डेवलप हो जाएगा और उससे हमारी पढ़ाई में आसानी हो जाएगी। यानी जब आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इंटेंसिटी अलग अलग लेने के बजाय अगर आप सेम इंटेंसिटी ले लेंगे तो डार्क वाली ब्लैक बन जाएगी और ब्राइट वाली तो खैर ब्राइट बनेगी ही बनेगी। तो उससे क्या फायदा होगा कि डार्क और ब्राइट में फर्क करना आसान हो जाएगा,
यानी अच्छा कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाएगा। तो फॉर अ बेटर कॉन्ट्रास्ट हमको एम्पलीट्यूड सेम लेनी चाहिए। अगर आप कहते हैं जी मैं सेम ना लूं तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न में, हाँ भाई मिलेगा, पर इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ पाएगा। फिर समझ में आ गया आपके? तो भाई और बहनों, यह है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। राइट, क्लियर है? अब एक और यहां पर बात है, वो बात यह है कि अगर मान लीजिए हम दोनों स्लिट में, अभी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने जो फॉर्मूला सब पढ़ा है उस फॉर्मूले से बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल यह पूछा गया कि अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को उठा के पानी में परफॉर्म करने लगे, पूरा डुबो दे पानी में, तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? जब पूरा एक्सपेरिमेंट पानी में करने लग जाओगे तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर मान लीजिए मैं एक रास्ते में खाली यहां पर वो रख दूं, ग्लास स्लैब रख दूं, कोई भी, दोनों रास्ते में नहीं, एक रास्ते में, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पर पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, मैं इसको समझा देता हूं कि क्या होगा। ठीक, आइए हम लोग एक स्लिट के रास्ते में स्लैब रखते हैं। ये रहा स्क्रीन, यहां पर हमने एक स्लैब डाल दिया। स्लैब की चौड़ाई टी है भाई और बहनों, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये S1 है और ये P है और ये S2। देखिए, मान लीजिए स्लैब में स्पीड V है और स्लैब के बाहर स्पीड क्या हो गई? C। ठीक, अगर ये स्लैब ना होता तो जाने का समय कितना लगता बिना स्लैब के? S1P/C। ठीक, लेकिन अब चूंकि स्लैब आ गया है, तब कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा दूरी बटा चाल। अब ये तो अलग बात हो गई, टी तक कोई और चाल चला है, टी के अलावा कोई और चाल चला है, तो टी के अलावा कितनी दूरी बची? S1P - T, ये चला है C से, और बचा हुआ जो T है वो चला है V से। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये ले लिया। इस तरीके से हमने समय निकाल लिया S1 को P तक जाने का, क्योंकि जो लाइट है कभी V से चल रही है, कभी C से चल रही है। जब यहां सुपर इंपोजिशन हो रहा है तो लैम्डा वही है जो पहले लैम्डा था। इस गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि लैम्डा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि घुसा तो लैम्डा चेंज हुआ, लेकिन निकला तो फिर वही लैम्डा हो गया। तो लैम्डा नहीं बदला है, इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना है आपको। चलो एक बात बताओ, आप तो पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं, म्यू बराबर C/V जानते हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? C/म्यू, म्यू ऊपर चला गया, म्यू T बाई में C, C कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा? S1P प्लस म्यू T माइनस T। यहां से S1P लिया हमने, म्यू -1 इंटू में T कर दिया, बाई में C कर दिया। अगर देखा जाए तो पहले रास्ता कितना था? S1P, अगर C से चलता था। अब हम कहते हैं ये स्लैब को अगर हटा दिया जाए तो C ही C होता, और C ही C होता तो रास्ता अब S1P नहीं रह जाता, S1P प्लस म्यू -1 T हो जाता। यानी आप ये कह सकते हैं स्लैब के डालने से एक्चुअली स्पीड धीमे हुई। एक्चुअली क्या हुआ? स्पीड धीमे हुई। लेकिन हम क्या कहेंगे? पाथ लेंथ बड़ा हो गया। नहीं समझे आप? फिर से समझिए, आप यहां से यहां जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं और फिर धीमे जा रहे हैं। अगर आप तेज जाते हैं तो क्या बोलेंगे? अरे रास्ता बहुत छोटा है फौरन, लेकिन धीमे जाएंगे तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्चुअली स्पीड के आधार पे हम ये देख रहे हैं कि अगर C से चल रही थी तो S1P ही रास्ता था, लेकिन अब हम सिर्फ C से दौड़ाते तो रास्ता ये मिलता हमको। और ये रास्ता आया कैसे? एक्चुअली C से चल नहीं रही है, बीच में V से भी चल रही है।
तो इस रास्ते को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं जी? ऑप्टिकल पाथ। पहले जो ऑप्टिकल पाथ था वो S1P था, अब ऑप्टिकल पाथ ये हो गया। इसका मतलब अगर हमको अब पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम S2P में से S1P घटाते थे। याद करिए, ये जो कि YD बाई कैपिटल D के बराबर आता था। याद करो, याद करो, आता था ना। लेकिन अब आपका जो डेल्टा x आएगा वो S2P, ठीक, माइनस में है ना, S1P नहीं आएगा। S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करिए। डेल्टा x बराबर S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू में टी, ये हम लोग निकाले बैठे हैं। तो डेल्टा x बराबर क्या आ गया? YD बाई कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू में टी। ठीक, आगे बढ़ाएं इसको, देखते रहना, यही बढ़ाते हैं नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। देखो YD बाई कैपिटल D बराबर में डेल्टा x प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। मैं डिटेल पूरा कर रहा हूं आपके सामने। तो y बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा x इंटू में कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अरे भैया ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, यहां ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू माइनस 1 इंटू में टी कैपिटल D बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी। अच्छा, डेल्टा x क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज के एल लैम्डा, ब्राइट फ्रिंज। अगर आप ब्राइट फ्रिंज निकालोगे तो क्या आएगा? एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस में कैपिटल डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी। इसी प्रकार से अगर डार्क फ्रिंज के लिए निकालोगे तो यहां एन माइनस हाफ हो जाएगा। अच्छा, जब ये स्लैब नहीं निकाले थे तब वाई क्या आ रहा था ब्राइट फ्रिंज के लिए? एन डी लैम्डा बाई डी। पांचवां डार्क फ्रिंज होता 5D लैम्डा बाई डी, चौथा 4D, तीसरा 3D। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 3D लैम्डा बाई डी में ये जुड़ जाएगा, 4D लैम्डा बाई में ये जुड़ जाएगा, 5 में ये जुड़ जाएगा, यानी इतना सारे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में जुड़ जाएगा। जितने भी ब्राइट फ्रिंज होंगे भाई और बहनों, उन सारी ब्राइट फ्रिंज में ये दूरी ऐड हो जाएगी। सोचो तो, चौथा ब्राइट फ्रिंज इतना ऊपर, तीसरा भी इतना ऊपर, ऐसे सारे ब्राइट फ्रिंज इतनी दूरी ऊपर बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। क्या बात है, पैटर्न ही शिफ्ट कर जाएगा। कितनी शिफ्टिंग हो जाएगी भैया? पूरा पैटर्न कितना शिफ्ट कर जाएगा बोलो? कैपिटल डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू में टी, ये शिफ्टिंग हुई। यानी अगर आपने ग्लास स्लैब डाला तो जिस स्लिट की तरफ ग्लास स्लैब डालोगे उधर की तरफ ही पूरा पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा। आप कहो हम दोनों में डाल दें, अगर दोनों का म्यू सेम है, ग्लास स्लैब का थिकनेस भी सेम है, तो ये ऊपर ले जाएगा, ये नीचे ले जाएगा, वापस पैटर्न वही मिलने वाला है आपको। परंतु अगर एक साइड डाला जाएगा तो द एंटायर पैटर्न विल गेट शिफ्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से ड्राइव कर लिया है। लिखना चाहते हो तो पॉज करके लिख लेना, और जो समझदार लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखो, ये रास्ता हुआ, इस रास्ते के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करा, और यहां पर इफ अ ग्लास μ1 माइनस μ2 लिखा या μ माइनस 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जितने भी फ्रिंज होंगे सबके सब डिस्प्लेस कर जाएंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इफ होल apparatus is immersed in liquid of whole apparatus then wavelength decreases, hence fringe will decrease, fringe width will decrease with increase in distance between screen, कैपिटल डी एंगुलर विड्थ डज नॉट चेंज। मैंने वो सब जो आपसे डिस्कशन कराया वही सब बातें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और चीज है यहां पर जो आपको समझनी है।
यहां पर जो स्लिट से जब इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस में क्या आपको फ्रिंज बिल्कुल सीधी सीधी मिलती है? बिल्कुल नहीं, आपको फ्रिंज सीधी सीधी नहीं मिलती है भाई और बहनों। फ्रिंज आपको मिलती है, यहां पर लिखा होगा हाइपरबोला होगा। देखो मैं समझाता हूं, ये देखो, ये मैंने छुड़वाया था ना। अगर आप देखेंगे तो जितने भी फ्रिंज आएंगे वो हाइपरबोलिक शेप के मिलेंगे। क्लियर है? हाइपरबोलिक शेप के मिलेंगे, क्योंकि यहां जो इक्वेशन आती है S1 माइनस S2P माइनस S1P इक्वल टू जो भी डेल्टा x आएगा, दैट विल बी हाइपरबोलिक इक्वेशन। उसको हाइपरबोलिक इक्वेशन है, तो हाइपरबोला बनता है इसका शेप। शेप पे सवाल आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर मैंने बता दिया, एनसीईआरटी का पॉइंट है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, क्लियर है? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बना और ये सारी चीजें कैसे बनी। कुछ और पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कराना चाहता हूं, जो पहले मैंने कहा था कि इसे मैं लास्ट में डिस्कस कराऊंगा, वो यहां है। वो क्या है समझिएगा, बहुत आसान सी बात है। जब आप स्लिट्स के बारे में देखेंगे तो ये स्लिट्स हैं। ये जो स्लिट का अपर्चर होता है ना, ये इसकी जो विड्थ होती है, इसको विड्थ कहो या अपर्चर कहो, ये विड्थ कितनी है इसी से डिसाइड होती है इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी का संबंध स्लिट के विड्थ से होता है। आप लोग जानते हैं इंटेंसिटी का संबंध एम्पलीट्यूड स्क्वायर से भी होता है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ स्लिट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग आई मैक्स और आई मीन का रेशियो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा, जो कि आप चाहे तो स्क्वायर कर लो। ए मैक्स बाई ए मीन का रेशियो लिख रहे थे। अगर आप विड्थ के रेशियो में लिखना चाहते हो, स्लिट विड्थ के रेशियो में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहां पर अगर आप गौर करें तो स्लिट विड्थ के रेशियो में भी लिख सकते हो। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है इंटेंसिटी का रेशियो W1 बाई W2, A1 बाई A2। समझ में आ रहा है? तो आप चाहें तो स्लिट विड्थ की रेशियो में भी इंटेंसिटी का रेशियो लिख सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकाल सकते हो रेशियो। कैसे? आप विड्थ के रेशियो से एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लीजिए और एम्पलीट्यूड के रेशियो को उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको यहां A1 और A2 देखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट W1 अंडर रूट W2। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा। तो इंटेंसिटी जो है विड्थ, जो स्लिट विड्थ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात आपको जानना है। एक टर्म है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। क्या कहते हैं? फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है? आई मैक्स में से आई मीन को घटाइए और आई मैक्स में आई मीन को जोड़िए, इनटू में 100 करिए, ये जो निकल करके आएगा दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी। अगर आई मीन 0 निकला तो सोचो क्या होगा, 100% फ्रिंज विजिबिलिटी आएगी। समझ में आ रहा है? फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो कब 100% आएगा? जब दोनों जो स्लिट्स होंगी उनकी विड्थ इक्वल होगी। एक जैसी विड्थ हम लेंगे तो एक जैसी इंटेंसिटी आएगी और एक जैसी इंटेंसिटी आएगी तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विजिबिलिटी 100%। फ्रिंज विजिबिलिटी एक पूछा जाता है, मैंने बता दिया। स्लिट विड्थ के साथ क्या रिलेशन है इंटेंसिटी का और फ्रिंज विजिबिलिटी क्या है, ये दो बात मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा बात यहां पर जानने की आवश्यकता नहीं। हालांकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में उतना नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं। तो चलिए ये बातें हो गई आपसे, ये सारी बातें हो गई। तो यहां पर भाइयों और बहनों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो डिस्कशंस थे, जो पॉइंट्स थे, वो समाप्त हो गए। क्लियर है? वो समाप्त हो गए। अब आपके सामने क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। मॉड्यूल में आपको लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है भाइयों और बहनों। सो डोंट वरी, ये लिखा होगा आपके मॉड्यूल में, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1 का 2 करना है, एक सोर्स से 2 सोर्स बनाना है। यहां पर लॉयड ने मिरर के प्रयोग से 2 सोर्स बनाया था, एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज, ये दोनों सोर्स की तरह काम करने लगे और यहां सुपर इंपोजिशन हुआ। कहानी बिल्कुल वैसी ही चली जैसे यंग डबल स्लिट में चली, बस एक दिक्कत ये हो गई कि जहां पर ब्राइट मिल रहा था वहां डार्क मिलने लगा और जहां डार्क मिल रहा था वहां ब्राइट मिलने लगा लॉयड एक्सपेरिमेंट में। तो लॉयड एक्सपेरिमेंट में जब ऐसा हुआ तो लॉयड ने एक निष्कर्ष निकाला कि भैया जब रिफ्लेक्शन होता है तो अपने आप λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, अब जैसे मान लो ND λ/d था ब्राइट फ्रिंज के लिए, लॉयड ने देखा ये आ गया n + ½ d λ/d। ओहो, और आप जरा n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको दिखेगा जहां जहां ब्राइट बन रही थी यंग में वहां वहां डार्क बनने लगेगी और जहां जहां डार्क बन रही थी वहां ब्राइट दिखने लगेगी। एक्चुअली अब ये ब्राइट फ्रिंज का हो गया। कैसे भाई? ND λ/d, भाई डेल्टा एक्स क्या था? डेल्टा एक्स n लैम्डा था हमारे मुताबिक, लेकिन लॉयड में n लैम्डा नहीं, n लैम्डा प्लस λ/2 था, यानी n + ½ लैम्डा था। भाई और बहनों, अगर ऐसा करोगे तो y की वैल्यू n + ½ d λ/d आने वाली है। समझ में आ रहा है? ये आपके यहाँ पूछा वछा नहीं जाता है नहीं सिलेबस में, आपके बता रहा हूं मैं, ऐसे ही फर्जी मिला वजह। ठीक, ऐसे ही फ्रेजनल बाइप्रिज्म में, ये भी आपके में नहीं है। फ्रेजनल बाइप्रिज्म कहां चला गया? नीचे होगा शायद, सबसे आखिर में होगा, या नहीं भी होगा, नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फ्रेजनल बाइप्रिज्म भी आपके सिलेबस में नहीं है भाई और बहनों। ठीक, फ्रेजनल बाइप्रिज्म तो लॉयड वाला खाली दे दिया है, थोड़ा सा बता दिया। इंटरफेरेंस का एक और बेहतरीन सबूत होता है, जैसे पानी पे ऑयल फिल्म जो गिरी होती है वो हमें कलरफुल दिखती। कभी कभी आपने देखा होगा पानी पे मिट्टी तेल गिरा हो, पेट्रोल डीजल, तो वो चमकता कलरफुल दिखाई देता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है इंटरफेरेंस। एक्चुअली देख लीजिए होता क्या है, यहां पर जब लाइट रे गिरती है, जैसे ये ऑयल की लेयर है और ये पानी है, तो होता क्या है कि यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक वेवलेट, ये वेवलेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जब ये यहां हवा में जाएंगे तो दो वेवलेट से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो क्या करेंगी? सुपर इंपोज करेंगी कि नहीं करेंगी? और जब सुपर इंपोज करेंगी तो यहां पर क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न, चूंकि यहां व्हाइट लाइट आ रही है तो कितने पैटर्न बनने वाले हैं? 7 पैटर्न बनने वाले हैं। 7 पैटर्न ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी ऑयल फिल्म कलरफुल दिखेगी। ऑयल फिल्म का कलरफुल दिखने का पीछे वजह है इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम या इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिट। रिफ्लेक्टेड मतलब जो टकरा करके आया, ये हमारी आंखें हैं, इस पैटर्न को देखती हैं, ये इंटरफेरेंस को, और ये हमें कलरफुल दिखता है। समझ में आ रहा है? यहां भी आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां कोई डेरिवेशन एज इट इज आपको याद नहीं रखना है। सिंपल सी बात यह है भाई और बहनों कि अगर आप इंटरफेरेंस करा रहे हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर, किसमें? रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। मैक्सिमा मिनिमा की ये सिचुएशन होगी। पाथ डिफरेंस सीधे याद रखना है 2μt cos r माइनस λ/2। ठीक, माइनस λ/2 क्यों किया? रिफ्लेक्शन से क्या होता है? पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2-2μt cos r λ/2 इक्वल टू n लैम्डा। अरे चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, मेरी बात समझो। एक्चुअली डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2μt cos r, और यहां पर जो डेल्टा x आएगा वो n लैम्डा नहीं आकर के n लैम्डा प्लस λ/2 आएगा। तो आप इसको देखो, ऐसे देख सकते हो। ठीक, कभी पूछा उछा नहीं जाएगा, जस्ट बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर? यहां पर म्यू क्या है? ये तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टी क्या है? उसकी थिकनेस, कितना मोटा लेयर है। और आर क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लो, आई है, ये आर से जा रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा।
ये देखो ना आर, ये आर, ठीक, समझ में आ रही बात? तो जिस आर से यहां पर जाता उसी आर से यहां वापस लौटता, तो 2 म्यू टी कॉस आर है। डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही बात है, 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि n-1 रहेगा उसमें लैम्डा बाई 2 और ऐड हो जाएगा। तो सिंपल बस आपको इतना याद रखना है कि जो कलर फुल फिल्म दिखाई देती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड रिफ्रैक्टेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड सिस्टम, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, इसकी सारी घटनाओं के बारे में आपसे बात भाई और बहनों मैंने कर ली। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर बता रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चंस है, बाकी जो क्वेश्चन का जत्था है आपके मॉड्यूल वाला वो आपको मैं कराऊंगा लास्ट वीडियो में, बिल्कुल लास्ट वीडियो में पोलराइजेशन के बाद। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि भाई जो हमने पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन। Which one of the following phenomenon is not explained by Huygens construction of wavefront? कौन सी फेनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा? समझ चुके होंगे आप, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। क्लियर? नेक्स्ट कहता है the frequency of light of a wave in a material is falana, the wavelength is chilana, the refractive index of the material। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, वेवलेंथ बदलता है, क्या बदलता है? वेवलेंथ। यहां क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। मटेरियल में फ्रीक्वेंसी ये है, लैम्डा ये है, क्या मटेरियल में वेलोसिटी बता सकते हो? बकवास सवाल है बिल्कुल। v बराबर में क्या होगा? न्यू इंटू में लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बताओ जल्दी से? 2 इंटू 10 की पावर 14 और ये 5000, 2 इंटू 10 की पावर 14 एंड दिस इज 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, हाँ या ना? यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा सोचो, ये 5 दूना 10,000 हो गया, यानी 4 पावर हो गया ना, 4 पावर ये ले गया तो -6 बचा और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आया। म्यू बराबर क्या होता है? c बाई वी, 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई में 10 की पावर 8 कट के 3 आ गया। क्या डायरेक्ट एग्जैक्टली नंबर आया है क्या? 3, यस 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो क्वेश्चंस क्या है, राइट? कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v इन एयर एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास स्लैब। आप जानते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्या कहते हो? तो फ्रीक्वेंसी तो जो पहले थी वही रहेगी। पहले क्या थी? n थी, तो अभी भी n ही रहेगी, यानी पहला और चौथे में से होगा। लेकिन लैम्डा चेंज हो जाएगा ना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। याद करिए लैम्डा क्या आता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, तो μ2 बाई μ1 बराबर क्या होता है? बोलो, μ2 बाई μ1, v1 बाई v2 या लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होता है। तो μ2 बाई μ1 तो 1 हो गया ना, और लैम्डा 1 मान लो लैम्डा था और यहां आकर के लैम्डा डैश हुआ, तो लैम्डा डैश बराबर कितना आ गया? लैम्डा बाई म्यू। तो वेवलेंथ कितना हो गया? लैम्डा बाई म्यू। जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाकर घटेगा तो लैम्डा बाई म्यू। और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो v1 बाई v2, वो भी म्यू बाई म्यू हो जाएगा। अरे जैसे लैम्डा में बदलाव आएगा वैसे वेलोसिटी में बदलाव आएगा। तो बकवास सवाल है, ये सब सवाल से कोई मतलब नहीं है आपका बहुत ज्यादा कि आपको इसमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन। आइए थोड़ा कोहेरेंट सोर्स वगैरह वाला देखा जाए कि कैसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है? जैसे ये देखिए, कहता है 2016 क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n in the interference pattern the ratio I max minus I min by में I max plus I min
क्या होगा? इंटेंसिटी रेशियो कितना है? 1 है, n है। हाँ ठीक है। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखो, लेकिन सिंपल सी बात अगर नहीं याद है तो I1 प्लस I2 जो है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू n है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने आपको दे रखा है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें इन द इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ, ये आपको निकालना है जो दो कोहेरेंट सोर्स हैं उसकी इंटेंसिटी का रेशियो n है, I1 बाई I2, राइट। तो I मैक्स माइनस I मीन बाई में I मैक्स प्लस I मीन निकालना है। हालांकि चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो एक बात बताओ, I1 बराबर क्या हो गया? NI2 हो गया। चलो I मैक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यही तो होता है, बोलो। चलो तो I1 की जगह क्या कर दो? NI2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट NI2 इंटू I2। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, I2 कॉमन ले लो, है ना, या रहने दो, छोड़ दो इसको, है ना, क्या हम लोग फालतू का लफड़ा करें, बाद में काट पीट के देखा जाएगा। I मीन क्या आ जाएगा जरा देखो, I1 की जगह मैं सीधे अब NI2 लिख दीजिए, NI2 होगा, यहां भी I2 होगा, यहां माइनस हो जाएगा बस, चाहे तो I2 बाहर, चलो कोई बात नहीं, अंडर रूट NI2 इंटू I2, रहने दो, कोई ऐसा बात नहीं है भाई, हमको ज्यादा लफड़ा नहीं करना। चलो उठाओ भैया, यहां रखो I मैक्स की वैल्यू NI2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट NI2 I2 में से माइनस करना है। जब माइनस करने जाओगे तो ये देखो NI2 होगा, नीचे वाला माइनस करना है आपको, I मीन माइनस I2 प्लस 2 अंडर रूट NI2 I2 बाई में यहां पर प्लस करना है, तो I1 NI2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट NI2 I2, फिर प्लस करना है ना, तो जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? NI2 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट NI2 I2। चलो ये कैंसिल हो गया, यहां ये दोनों उड़ गए, ठीक। अब यहां पर देखो ये 4 हो गया ना, 4 अंडर रूट N बाहर I2 बाई में, ये कैंसिल हो गया। अब सोचो NI2 2NI2 और प्लस 2I2, तो 2N प्लस 2, या 2 भी बाहर ले लो, 2N प्लस 1 इंटू में I2 से I2 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2 रूट N बाई में N प्लस 1, 2 रूट N बाई में N प्लस 1, राइट। है कोई ऑप्शन में जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको एक जगह मॉड्यूल में फॉर्मूला I मैक्स I मीन वाला दिखाया, बताया, देखिए होगा। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। अच्छा, फ्रीज वेरिएबिलिटी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया, ठीक है, रहने दो। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, छाप सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, राइट। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय फलाना द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ये तो बकवास सवाल है बिल्कुल, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करते हैं। नीट 2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील गुड होता रहेगा। कहता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड and distance on of the screen from coherent sources is doubled then fringe width becomes, अरे बकवास सवाल कर रहा है भैया। पहले मान लो बीटा था d लैम्डा बाय स्मॉल d,
अब बीटा डैश हमको पता करना है कितना हो गया, इनने सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स को आधा किया है और डिस्टेंस को बढ़ा डबल कर दिया। ये लो डबल कर दिया है, 2d कर दिया है और ये d/2 कर दिया है। ठीक, तो ये 4 गुना ऑफ d लैम्डा बाई स्मॉल d हो गया, यानी पहले वाले का 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बोलेंगे 4 टाइम्स। भाई वेव ऑप्टिक्स में सवाल बहुत आसान बनते हैं, मैं जितने भी सवाल करा दूं आपको अभी से लेकर के, कुछ नहीं है, सब आसान है बंडल। आगे का क्वेश्चन देखो, समझ में आया? टिपना है टिप लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, श्रद्धा भक्ति आपकी, मर्जी आपकी। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 19 का क्वेश्चन देख लो, ये सब 19 का 18 का ये सब दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। बाकी मैं अभी डिटेल क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट वाला एक बनाऊंगा खाली। कहता है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री, राइट। चलो अच्छा, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर। अरे भैया देखो, मिनिमा की जो विड्थ आई थी, एंगुलर विड्थ बोलना है ना, एंगुलर विड्थ के बारे में बातचीत चल रही है। ठीक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सब ध्यान रखना कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, गलत फैमिली का। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज हुआ, पहला आया 0.2 डिग्री, ये एंगुलर विड्थ है। भैया एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला याद है कि नहीं आप? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आया था लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक, समझ में आ रहा है? यहां पर पहले एंगुलर विड्थ कुछ था, अब आपने क्या किया, 0.2 डिग्री था और लैम्डा 400 नैनोमीटर था। कहता व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा एंटायर apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। वाटर का म्यू दे रखा। एक बात बताओ, जब वाटर में लेके गए तो ये हो गया लैम्डा डैश बाई में डी। लैम्डा डैश होगा क्या, लैम्डा बाई म्यू। अरे हाँ या ना भाई, म्यू 2 बाई म्यू 1, यही आता है भैया, है ना। अभी हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किया। ये क्या बला है, अल्फा। अल्फा कितना है 0.2 डिग्री और म्यू है 4/3। तो 4/3 का मतलब कितना हो गया ये बताइए, 0.6 हुआ पाई में 4। ठीक, क्लियर है, हाँ या ना? ये आ जाएगा ऊपर 15 है, नहीं किस भाषा में दिया देख लेते हैं। 0.15 आना चाहिए, 0.15 डिग्री आएगा, बस अब हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना है, 0.5 बनना है, 0.15 डिग्री। ठीक, समय आ गया? कोई टफ है क्या? बिल्कुल बंडल सवाल है। 2019 में उड़ीसा में एक बार एग्जाम हुआ था, तूफान उफान आ गया तो उस चक्कर में। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, a point on the screen corresponding to fifth minimum has part difference. Fifth minimum का पार्ट डिफरेंस पूछ रहा है भैया, आप नहीं बता पाओगे क्या? बता दोगे? फिफ्थ मिनिमम का पार्ट डिफरेंस निकाल लो। जब फिफ्थ मिनिमम होता है भाई, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है? यहां पर शुरुआत में पार्ट डिफरेंस कितना है, 0 है। तो पांचवा मिनिमम पॉइंट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमम हैज पार्ट, फिफ्थ मिनिमम का कितना पार्ट डिफरेंस आने वाला है। ठीक, आओ तो फिफ्थ डिफरेंस का अगर आपको निकालना है तो भैया क्या होता था, n माइनस हाफ लैम्डा बाई 2। ये n माइनस हाफ लैम्डा बाई 2 क्या है, n माइनस हाफ लैम्डा ना बाई 2। तो ठीक, यही तो आता है। फिफ्थ है, ये लो 5, 5 दूना 10 और 1 9 है। कोई पता नहीं, ऐसे दिया होगा 9/2 कहीं दिया होगा, देखो दे दिया। ठीक है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं जी। अब कहता है कि इन यंग डबल स्लिट, 2018 क्वेश्चन है,
इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 mm एंड वेवलेंथ इज चिलाना एंड लाइट यूज इज ढिमाका, मतलब 5, 8, 9, 6 एंगस्ट्रॉम एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी रखा है, लैम्डा दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, सब दे रखा है। इट इज फाउंड दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20 इसका एंगुलर विड्थ आया, चलो ठीक आया होगा। टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ 2.21, अगर हमको 0.21 करना है विद सेम डी लैम्डा, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स क्या चेंज होना चाहिए, क्या चीज है? इट इज फाउंड दैट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ। भाई एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता क्या है? लैम्डा बाई डी, समझ में आ गया? क्या आप एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला जानते हैं? तो कैपिटल डी से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक, और कहता है लैम्डा भी सेम है, कैपिटल डी भी सेम है, स्मॉल डी में कितना चेंज आएगा, ये सवाल कर रहा है। स्मॉल डी में कितना, 0.2 था और 0.21 हो गया। भैया ये सवाल बहुत बेकार हो गया है, क्या मैं बताऊं आपको? 0.2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, 0.21 लैम्डा बाई डी डैश, भाग दे दो, डी डैश बाई डी, डी डैश बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी इंटू 0.20, अरे लगभग भैया स्मॉल डी कितना है बताओ? 2 mm है, लगभग यही आएगा, मतलब 1.9 के आसपास आएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दमदार क्वेश्चन नहीं भाई और बहनों, इसमें कोई भी दमदार ऐसा नहीं, अगर आपको आ रहा तो बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था कि एक मैं स्लिट विड्थ वाला करा दूंगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसा। कहता दो 2 स्लिट्स इन यंग एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो 1:25, ठीक। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, इंटेंसिटी का जो रेशियो आता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है और वही विड्थ के रेशियो के बराबर होता है, यानी a1 स्क्वायर बाई में a2 स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/25 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला विड्थ रेशियो 1/25 है। तो a1 और a2 का रेशियो क्या कहोगे बताओ जरा फटा से, 1/5 बोलोगे। हमको क्या रेशियो चाहिए जी? हमको तो आई मैक्स और आई मीन का रेशियो चाहिए। आई मैक्स क्या होता है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाई में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। चलो जी घटा बटा लो, 1 में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, 36 आ गया, और घटाओगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 9 36 चौके 16, यानी आई मैक्स और आई मीन का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 9:4 आएगा, कहीं ना कहीं दिया होगा, पता नहीं कहां दिया होगा, ये है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथों, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बैक टू बैक, ताकि आप और क्वेश्चंस मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। कहता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ लैम्डा इज के, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, व्हाटएवर, ठीक। अच्छा इंटेंसिटी वहां पर के है यंग डबल स्लिट में याद रखना दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा है वहां के है, जहां लैम्डा बाई 4 है वहां पूछ रहा है, बहुत आसान है यार, बेकार सवाल पूछ रहा है भाई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। चलो ये क्या बन जाएगा? 2I0 ये बनेगा, और यहां भी 2I0 कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos phi। ऐसे ही रहने तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा झमेला करने की, फालतू का रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक। चलो सबसे पहले लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है, फाई निकालना है, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में लैम्डा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। चलो 2 पाई रखो, के बराबर में 2I0 1 प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 वही होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू वही होती है जो कॉस 0 की वैल्यू होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो
तो cos 2 पाई भी 1, 1 1 2 2 2 4 I नॉट, दैट इज k। क्लियर? कोई समस्या नहीं? अच्छा, अब हमको चाहिए लैम्डा, तो अब नया वाला जो फाई आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में लैम्डा बाई 4, कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 5 पाई बाई 2 आएगा। उठा करके यहां रख दो, k डैश बराबर में 2y नॉट इंटू में 1 प्लस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है 0, ये 2i नॉट के बराबर हो जाएगा। भाग दे दो, k डैश को k से भाग दे दो, तो 2i नॉट बाई 4i नॉट हो जाएगा। 1 2 k डैश बराबर हो गया k बाई 2, आधी हो जाएगी इंटेंसिटी। समझ में आ गया? सिंपल बात, सिंपल चीज मैंने आपसे करी, k बाई 2 जो भी हो आंसर हो जाएगा। बस एक और आपको दिखा देते हैं, दैट विल बी द लास्ट, राइट? फिर हम लोग आगे के टर्म पे बात करेंगे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, सेपरेशन, इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स वेवलेंथ फलाना इन चिलाना, यानी दो वेवलेंथ डाली गई, इसका मतलब 2 पैटर्न बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा सेम आएगी। फौरन दिमाग, 2 वेवलेंथ 2 पैटर्न, सेंट्रल मैक्सिमा सेम। At what minimum distance from the common center bright fringe on the screen 2 meter from the slit, a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe of other। पहले वाले का ब्राइट फ्रिंज दूसरे वाले के ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूरी पे कॉन्साइड करेगा मिनिमम। अब देखो मेरी बात समझो, ये इंटरफेरेंस पड़ा, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा सेम है, कहीं पर उसकी n1वीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है किसी की, और यहीं पर n2वीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कॉन्साइड कर रही है। मान लो वेवलेंथ अलग अलग है तो y अलग अलग आएगा, nवे ब्राइट या nवे डार्क के लिए। अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो y अलग अलग नहीं आएगा क्या, nवे ब्राइट और nवे डार्क के लिए। तो इसका n1वां ब्राइट और इसका n2वां ब्राइट बराबर दूरी पर मिले, ओवरलैप करके आपको यह दूरी बताना है। तो यह दूरी बराबर में हो जाएगी n1वां d लैम्डा 1 बाई स्मॉल d और n2 d लैम्डा 2 बाई स्मॉल d। अगर हमको n पता हो जाए तो काम हो जाए हमारा, क्योंकि हमें लैम्डा 1 भी पता है, लैम्डा 2 भी पता है, या तो n1 पता हो जाए या तो n2 पता हो जाए। चलो अच्छा, n1 d लैम्डा 1 बाई में स्मॉल d बराबर में n2 d लैम्डा बाई स्मॉल d लैम्डा 2, d बाई डी उड़ गया। n1 बाई n2 बराबर में लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 में कौन है, लैम्डा 2 कितना है 10,000 और लैम्डा 1 कितना है 12,000। लैम्डा 2 है 10,000 और यह है 12,000, कैंसिल, हजारों में कैंसिल, 5 दूना 2 पंचे 10, 2 छके 12। यानी जो भी रेशियो आएगा n1 n2 का वो 5/6 आएगा। यानी हो सकता है n1 5 हो और n2 6 हो, n1 10 हो n2 12 हो, n1 15 हो n2 18 हो। लेकिन क्या इससे कम वैल्यू हो सकती है n1 n2 की, जहां 5 और 6 रेशियो है? नहीं। अगर आप इससे कम वैल्यू लाओगे तो फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में संख्या नहीं हो सकती, नंबर ऑफ फ्रिंज नहीं हो सकती, यानी ये मिनिमम है, यानी ये सबसे छोटा नंबर है ब्राइट फ्रिंज का पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए जो कॉन्साइड करे। तो आप चाहो तो n1 की वैल्यू 5 ले लो, चाहे n2 की वैल्यू 6 ले लो, y निकाल लो। y आपको चाहिए, y बराबर आप कर लो n1 d लैम्डा 1 बाई में स्मॉल d। भाई और बहनों n1 कर लो 5 और d कितना है 2 मीटर है मेरी समझ से। d 2 मीटर है, स्मॉल d 2 मिलीमीटर है और लैम्डा 1 12,000 है। कैपिटल D कितना है 2 मीटर और ये 12,000 है, 12,000 इंटू में 10 की पावर -10 बाई में स्मॉल d 2 mm है तो 2 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आ गया? बोलो, इसको सॉल्व कर लिए, 2 2 कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60,000, 6 के आगे 4 0 और ये 3 और आ गया तो 6 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -10, यह आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर या 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर दूरी पे बनेगा भाई और बहनों, है क्या? वो देखो है
समझ में आ गया आपके? तो भाई और बहनों कैसे क्वेश्चन यंग डबल स्लिट पर पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी और भी क्वेश्चन की वैरायटी है जिसे मैं डिस्कस करूंगा लास्ट बिल्कुल जो हमारा इसका लेक्चर होगा मतलब वेव ऑप्टिक्स का उसमें, राइट। फिलहाल अभी मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको दे दिए जिससे आपको आइडिया मिले। अगला टर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, डिफ्रैक्शन एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो मिलते हैं अगले टर्न पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।